पूर्वी दिल्ली में गंदे पानी और सीवर की समस्या गंभीर, लोगों की शिकायतों पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। ओम प्रकाश शर्मा ने विधानसभा में उठाया मामला। यमुना पार में बड़ी अवैध पार्किंग की समस्या, स्कूल की छुट्टी के समय लग जाता है जाम। पुलिस की सख्ती के बावजूद अवैध पार्किंग पर नियंत्रण नहीं। आनंद विहार थाने के पास बनी झुग्गियां हटाई जाएंगी, इलाके के विकास में बन रही है रुकावट। सड़क पर ही रात बिताते हैं झुग्गियों के लोग। वकीलों ने जस्टिस वर्मा के मामले में की कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा मामला साजिश का हिस्सा हो सकता है। जज यशवंत वर्मा के पिता पर भी लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप। गांधीनगर शांति मोहल्ला संगठन के चुनाव हुए संपन्न, अभय जैन चुने गए प्रधान, मनोज जैन बने महामंत्री। व्यापारियों ने डिजिटाइजेशन की जताई उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। विश्वासनगर विधानसभा की कई पॉश कॉलोनियों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक लोग इन दिनों पानी और सीवर की समस्या से बुरी तरह त्रस्त हैं। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने विधानसभा में ये मामला उठाते हुए कहा कि पानी की लाइनों और सीवर की लाइनों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में बर्बाद हो गया है। पीने के पानी में सीवर की गंदगी मिलकर लोगों को बीमार कर रही है। लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विधायक ने अपने क्षेत्र की कॉलोनियां योजना विहार, आनंद विहार, जागृति एनक्लेव, एजीसीआर एनक्लेव, राम विहार, श्रेष्ठ विहार, मानक विहार, विवेक विहार, भीकम सिंह कॉलोनी और न्यू संजय अमर कॉलोनी का जिक्र करते हुए कहा कि इन कॉलोनियों के लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योजना विहार मकान नंबर 259 से 272, सी ब्लॉक 329 से 364, सी ब्लॉक 401 से 416, सी ब्लॉक 222 से 434 ये योजना विहार के मकान हैं जहां गंदा पानी आ रहा है। जागृति एन्क्लेव में भी इसी प्रकार अनेक मकान में गंदा पानी आ रहा है। राम विहार के मकान नंबर 108, 18 से 32 तक, मानक विहार, आनंद विहार बी ब्लॉक 36 से 42, श्रेष्ठ विहार, विवेक विहार अपार्टमेंट, एजीसीआर, न्यू संजय अमर कॉलोनी, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर और विवेक विहार डी ब्लॉक, यहाँ पानी का जो पंप है वो गाद से भरा होने के कारण नाले के पानी का निकास नहीं हो रहा है। बार बार जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर से बात करने के बाद भी पिछले 2 महीने से मैं उनके लगातार संपर्क में हूं, उसकी गाद नहीं निकालने की वजह से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। दूसरी बात, पिछले 6 महीने से अनेकों निवासियों ने RWA दिल्ली जल बोर्ड को अनेक शिकायतें की हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाया है। यमुना पार में अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 2 महीनों में 24,000 चालान किए और करीब 70 वाहनों को जब्त किया, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर पार्किंग की स्थिति नहीं सुधरी है। सोमवार को संवाददाता विवेक पठाने ने PWD की सड़कों का निरीक्षण किया और पाया कि सड़क पर लगे बोर्ड के बावजूद वाहन पार्क हो रहे हैं। गांधीनगर, सीलमपुर विकास मार्ग और महाराजा सूरजमल मार्ग जैसी कई सड़कों पर ये समस्या आम है। राहगीरों का कहना है कि पार्किंग की वजह से सड़कों पर जाम लगता है और खासतौर पर स्कूल की छुट्टी के समय जाम की स्थिति और भी खराब हो जाती है। लोग रोजाना 30 से 40 मिनट तक जाम में फंसे रहते हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अवैध पार्किंग ऐसी विकराल समस्या यमुना पार में बन गई है। फिलहाल कौन सी भी सड़क देखी जाए, चाहे वह PWD की हो या MCD की, वहाँ पर अवैध पार्किंग की जाती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ PWD की सड़क पे, महाराजा सूरजमल मार्ग पे। आपको दिखाना चाहूँगा ऐसा दृश्य कि जो जहाँ तक देखी जाए वहाँ तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी और ये सभी आधे रोड को कवर करके खड़ी हैं और जो इस पर कार्रवाई यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बात की जाए यातायात पुलिस की, दिल्ली की यातायात पुलिस ने पिछले 2 महीने के अंदर 24,000 चालान और
700 से ज़्यादा गाड़ी जब्त की हैं, लेकिन ऐसी समस्या फिर भी सही नहीं हो रही। यमुना पार्क के अंदर चाहे वो गांधीनगर का पुश्ता रोड हो, चाहे वह सूरजमल विहार हो, चाहे वो सीलमपुर हो, ऐसे कोई भी सड़क या वाहन नहीं देखने को मिलेंगे जहां पर अवैध तरीके से पार्किंग ना हो रही हो। यातायात पुलिस ने पिछले 24,000 चालान, क्योंकि उनको अवैध पार्किंग करने वालों के 500 रुपये तक के चालान काटने की इजाज़त है, लेकिन ऐसी 2 महीने के अंदर कार्रवाई फ़िलहाल यमुना पार्क को कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही। फ़िलहाल ये महाराजा सूरजमल मार्ग है और यहाँ पर अवैध पार्किंग के तौर पर गाड़ियाँ मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, SCCN दिल्ली। आनंद विहार के पुलिस स्टेशन के सामने पिछले कई सालों से करीब 50 से ज्यादा अवैध झुग्गियां बनी हुई है, जिन्हें अनाधिकृत रूप से बनाया गया है। यहां रहने वाले लोग सड़क पर रातें बिताते हैं और उनके बच्चे पुलिस स्टेशन के सामने और परिसर में खेलते हैं, जिससे अधिकारियों को कई समस्याएं होती है। विश्वासनगर इलाके के विधायक OP शर्मा ने इन झुग्गियों को हटाने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि ये झुग्गियां अवैध हैं, लेकिन अब तक PWD ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है और इन झुग्गियों को हटाकर इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। OP शर्मा ने यह भी बताया कि कड़कड़डूमा के पास जल्द ही काफी विकास कार्य होने वाला है और इन झुग्गियों की वजह से ये क्षेत्र खराब दिखता है, इसलिए जल्द ही झुग्गियों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से कहीं भी अगर PWD की रोड या पटरी पे इंक्रोचमेंट है, वो पब्लिक की सुविधा के लिए बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं PWD कार्रवाई करे और जनता के चलने की जो सड़क और पटरी है उसकी सुविधा का लाभ जनता को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके घर में लाखों रुपए की नकदी दिख रही है। इस पर कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जुडिशियल पर ऐसे आरोप लगे, ये बहुत ही दुखद है। वकीलों का मानना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, खासकर ये जानने के लिए कि जज साहब के पास ये पैसे कैसे आए और ये पैसे किसके हैं। इसके अलावा कुछ वकीलों ने यह भी कहा कि ये मामला किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जज के पिता भी पहले जज थे और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। देखो, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये। इस चीज़ को बिल्कुल पूरा थॉरली मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पॉइंट आउट किया है, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, लोगों का बहुत बड़ा विश्वास होता है जुडिशरी पे। कहते हैं ट्रस्ट वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन। अगर एक बार जुडिशरी से विश्वास उठ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यही बात है। ये जांच का, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल होना चाहिए। इस मैटर को थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हर इंसान के अपने अपने विचार हो सकते हैं। एक्चुअली सच्चाई किसी को भी बिल्कुल भी पता नहीं है। एक और बात कहना चाहूँगा, कहते हैं इफ़ द गोल्ड रस्टस व्हाट शैल द आयरन डू। अगर सोने को ही जंग लग जाएगा तो लोहा क्या करेगा। आप इस बात को देखिए, एलिगेशन तो लगा दिया, इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। घर से कोई नोटों का बंडल या पैसों का मिलना अगर पाया जा रहा है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर सकती हैं ये बातें। एक तो लोग पहले ही देश में अफरा तफरी का थोड़ा सा माहौल है कई जगह न्याय को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कभी कभी कुछ कंपेन चलता है, कभी कुछ कंपेन चलता है, लेकिन ये जांच का विषय है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी हमारे पास 3 चीज़ें हैं, व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबका अपना अलग अलग दायरा है और जब अलग अलग चीज़ें होती हैं तो प्रेशर भी होता है, दबाव भी होता है, राजनीति भी है, जुडिशरी भी है, सबके अलग अलग सिस्टम है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। हो सकता है कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है जुडिशरी से कुछ गलतियां हुई हों। तो बाकी ये जांच का विषय है, उसके बारे में जांच हो रही है। और जैसा देखा गया कि पहले तो फायर ब्रिगेड की तरफ से सूचना आई थी, रिपोर्ट आई थी कि पैसे मिले हैं, पैसे जल रहे हैं। फिर उसके बाद उनका बयान आया कि कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे। अगर कोई भी आदमी करप्शन कर रहा है, किसी भी सीट पर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, उसके खिलाफ इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक अभी मेरी जानकारी है, वर्क हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम, उनका वर्क विड्रॉ हो गया है। उनको पहले इलाहाबाद भेजने की बात थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वहाँ पे
लॉयर्स ने, बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा कि हम डस्टबिन नहीं है, आप किसी को भी हमारे भेज देंगे, कि कोई करप्ट है तो दिल्ली से हटा के वापस आप इलाहाबाद भेज देंगे। तो मैं सेम पैटर्न पे कहता हूँ, करप्शन किसी भी लेवल पर हो, कोई भी अधिकारी कर रहा हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसके खिलाफ इफ ही इज फाउंड गिल्टी, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। जितने बड़े लेवल का आदमी करप्शन करे, उस एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, इसीलिए तो वकीलों की आवाज़ और बार एसोसिएशन की आवाज़ होनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आउटराइटली एक यूनिलैटरली बिना किसी से बार को कॉन्फिडेंस मिले कोई डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठेगी। मैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सराहना करता हूं कि उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि अगर किसी आदमी पे इतने सीरियस एलिगेशंस हैं करप्शंस के, तो दे विल नॉट अलाउ हिम टू होल्ड ऑफिस एट। पूर्वी दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के शांति मोहल्ला संगठन के चुनाव रविवार को हुए हैं। ये चुनाव इसलिए खास थे क्योंकि पिछले 11 साल से चुनाव नहीं हुए थे। इस चुनाव में प्रधान पद पर अभय जैन ने जीत हासिल की, जबकि महामंत्री पद के लिए मनोज जैन चुने गए। संवाददाता ने शांति मोहल्ला के व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। व्यापारियों ने बताया कि पानी, सीवर और पार्किंग की समस्याएं आम है। व्यापारी चाहते हैं कि उनके मार्केट की किस तरह से तरक्की हो। चुने गए प्रधान और महामंत्री इसकी चिंता करेंगे। वे मार्केट का डिजिटाइजेशन और कैसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर व्यापारियों की नजरें आकर्षित की जाएं, इस पर काम करेंगे। चुने गए प्रधान और महामंत्री ने सीसीएन संवाददाता से बात की और ये भी बताया कि हर गली में कैमरे लगाए जाएंगे और हर गली के एक व्यापारी को चुना जाएगा जो उस गली की समस्याओं को संगठन तक पहुंचाएगा। वे वादा करते हैं कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सरकार से बातचीत करके हल किया जाएगा। जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती है, मार्केट की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। 11 साल चुनाव ना होना और 11 साल बाद अब चुनाव होना, 11 साल में मार्केट का स्वरूप बदल चुका है, ज़रूरतें बदल चुकी हैं। तो आज व्यापारियों ने खुल के वोट दिया है। इतनी हाई वोटिंग परसेंटेज रही है। व्यापारियों ने अपना फैसला जो भी तय किया है, जिस भी पैनल को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि अब हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। आज हमारी ज़रूरतें हैं कि हमारे व्यापार का प्रचार प्रसार हो, व्यापार बढ़े, और जो मार्केट में एक डाउनफॉल सा आ गया वो डाउनफॉल अब अपसाइड पे जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गंदगी की तरफ, जैसे पार्किंग की समस्या, गंदगी की समस्या, लेडीज़ टॉयलेट, ये तो आम मुद्दे हैं। जैसे भाई कहा गया है, आम मुद्दों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उसके हिसाब से इसका डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके प्रति अब सबके मैनिफेस्टो में, मतलब ये नहीं कहूँगा कोई भी ग्रुप जीत के आए, इस समय सबसे जो प्रायोरिटी थी सबकी यही था कि इस मार्केट का डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। देखिए, 11 साल बाद चुनाव जरूर हुए, लेकिन कोरोना काल के समय के कारण 5 साल तो चुनाव भी बीत गए और कोर्ट में केस भी था, केस भी ख़त्म हो गया है कोर्ट से। तो निश्चित रूप से दुकानदारों में उत्साह था और उत्साह का जीता जागता उदाहरण ये मिलेगा कि 95% लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया। सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी ये लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। और उससे बड़ी विशेषता ये रही कि शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और आज ये उदाहरण दुकानदारों ने ये प्रस्तुत किया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। भी जीत कर आएगा जी, वो जैसा कि पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, उन पर थोड़ा ध्यान देगा। सफाई की समस्या है, उन पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष जीत कर आएगा उन्हीं से अनुरोध होगा। बहुत सारी समस्या ऐसे तो मार्केट की जाम की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या हो गई, कूड़े कचरे की समस्या हो गई, और जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बाथरूम वगैरह की समस्या हो गई। लेकिन सबका समाधान निकलेगा। जो हमारे प्रधान चुन के आएंगे सब समस्या का समाधान निकालेंगे। 11 साल पहले मार्केट का बड़ी भी काफ़ी है। मतलब 11 साल पहले जितना हमारा मार्केट थी, स्ट्रेंथ थी, वो काफ़ी बड़ी है। 10 डबल से भी ज़्यादा हुई है। दुकानदार बहुत ज़्यादा है, तो समस्या तो नेचुरल, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो समस्या बढ़ती है, पर समाधान भी हैं। तो सब लोग मिल करके अब जो चुनाव हुए हैं तब से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। देखो, कभी इस मार्केट में ना 5-7 दुकानदार हुआ करते थे, तो उसका नाम शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट था। आज एक एसोसिएशन बन चुकी है, 3000 से ज़्यादा दुकानदार इस मार्केट में है। और आज ज़माने को देखो ना कि हम लोगों ने फिजिकल काम किया, हमारे बच्चे डिजिटल काम करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि समय समय पर चुनाव होते रहें और नए नए चेहरे प्रधान पद, अन्य पदों के लिए आते रहें। कैसे इस मार्केट को सबसे पहले नेशनल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसको जाना जाए, कैसे हम आज हाईटेक इस मार्केट को बनाएं, किस तरह से हमारा एक एक दुकानदार, हमारी एक आने वाली जो एक हमारी उम्मीदें हैं कि हमें एक ऐप बनानी चाहिए यहाँ की। उस ऐप में जितने दुकानदार हैं, चाहे वो मेंबर हैं या नहीं है, मेंबर के तौर पे लगभग 700 दुकानदार भाई हैं हमारे, और पूरे बाज़ार में 3000 हैं। तो मेरी सोच तो ये कहती है, कोई भी ग्रुप आएगा, अगर हमसे सलाह ली जाती है, हम कहेंगे सबसे पहले इस मार्केट की पूरे की एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें हर दुकानदार भाई का अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस
और उसके व्यापार के बारे में एक छोटी सी जानकारी हो। 12वीं क्लास के आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट ने आज संस्कृत का एग्जाम दिया। हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कई स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे। एक स्टूडेंट ने बताया कि संस्कृत का एग्जाम देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि एग्जाम उनके अनुमान से भी ज़्यादा आसान था। स्टूडेंट ने बताया कि एग्जाम का समय 3 घंटे था, लेकिन उन्होंने 2 घंटे में ही उसे पूरा कर लिया। प्रश्न काफ़ी सरल थे और स्टूडेंट ने कहा कि 80 नंबर के एग्जाम में उन्हें अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। 12th एग्जाम बिल्कुल ठीक गया एकदम। सब्जेक्ट संस्कृत नहीं, कुछ टफ नहीं होता, सब इजी होता है। कुछ टफ नहीं होता, मतलब ये है कि जिसको जो समझ आ गया उसके लिए आसान होता है। आप बताइए। सही लग रहा था पेपर, आसान था। हमारा 2 घंटे में पेपर हो गया था, 3 घंटे का टाइम मिला था। सही मिला था पेपर के हिसाब से। पास हो सकते हैं पूरे अच्छे नंबर से। स्ट्रीम संस्कृत है। आर्ट्स। हाँ, आज की सिर्फ आर्ट्स वालों का पेपर था। ठीक था, अच्छा था, बढ़िया गया। अच्छा आया था पेपर। 80 नंबर का था, 60 तो आ जाएंगे। हाँ, नहीं सब मतलब ऐसे ही था, जो मैम ने करवाया था ना वही आया था सब कुछ, लेंथी नहीं था कुछ भी। अच्छा था एग्जाम। CCN है। एग्जाम कैसा रहा आपका और क्या लग रहा था एग्जाम को देखकर? अच्छा था, एग्जाम इजी था सबके लिए, बहुत ज़्यादा इजी था। पेपर बहुत इजी आया है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। टाइम तो बहुत ज़्यादा ही था, 2 घंटे में हमारा पेपर पूरा हो चुका। दिल्ली क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 1 टीम ने वजीरपुर इलाके से भगोड़ा घोषित अपराधी अनीश उर्फ सोनू उर्फ पिल्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मधुविहार थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था और न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल द्वारा की गई तकनीकी निगरानी से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथी रियाज के साथ अपराध की नियत से मंडावली मधुविहार इलाके में घूम रहा था। पुलिस ने उन्हें घेरा तो रियाज पिस्तौल तानकर फरार हो गया, जबकि अनीश को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने अदालत में पेश होना बंद कर दिया, जिसके चलते उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अनीस पर दिल्ली के कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे शामिल हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं थाना हर्षविहार की टीम ने एक भगोड़े आरोपी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद कैफ, जो शास्त्री पार्क दिल्ली का निवासी है, कड़कड़डूमा न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। उसे थाना वेलकम में दर्ज डकैती के मामले में आरोपी बनाया गया था। थाना हर्षविहार के हेड कांस्टेबल गजब सिंह और हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने आरोपी को BNS धारा 35 के तहत गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्वी जिले के थाना खजूरी खास की पुलिस ने 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक छीना हुआ मोबाइल फोन और 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सलमान और आस मोहम्मद के रूप में हुई है, जो दोनों श्रीराम कॉलोनी खजूरी खास दिल्ली के निवासी हैं। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों से कई सूत्रों के आधार पर जानकारी जुटाई और छापेमारी की। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि वे कई चोरी के मामलों में शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जो थाना जाफराबाद और थाना खजूरी खास में चोरी की गई थी। पुलिस बाकी अपराधों में इनके शामिल होने की जाँच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना गोकुलपुरी पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP आशीष मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फैजल और सोहेब के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि थाना गोकुलपुरी की पुलिस टीम वजीराबाद रोड पर गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास अंडरपास के पास पिकेट पर तैनात थी। तभी उन्होंने एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका तो पाया कि मोटरसाइकिल थाना वजीराबाद के क्षेत्र से चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर बाइक सवार के पास से एक बटन वाला चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मोहम्मद फैजल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक अलग मामला भी दर्ज किया है। आरोपी मोहम्मद फैजल पहले भी मोटर व्हीकल आर्म्स एक्ट बाकी 8 मामलों में शामिल पाया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।